वंदे मातरम। आज हम देखेंगे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने डीएनए का प्रकार देखा था। डीएनए दो प्रकार के होते हैं, एक रेखीय और दूसरा है वलयी। उसके बाद देखे थे कि डीएनए में रेप्लिकेशन किस तरीके से होता है, तो वहाँ पर रेप्लिकेशन को बताया गया था और ये भी बताया गया था कि रेप्लिकेशन का जो मेथड है वह 3 मेथड के द्वारा होता है, जिसमें पहला था डिस्पर्सिव और दूसरा था कंजर्वेटिव और तीसरा था सेमी कंजर्वेटिव। तो जो डिस्पर्सिव और कंजर्वेटिव, तो इन दोनों मेथड से डीएनए रेप्लिकेट नहीं होते हैं। इसका जो तीसरा मेथड देखे थे, और तीसरा मेथड क्या था, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसको हिंदी में कहा जाता है अर्ध संरक्षीय द्विगुणन। इसको क्या कहा जाता है, अर्ध संरक्षीय द्विगुणन। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अर्ध संरक्षित द्विगुणन में डीएनए किस तरीक़े से रेप्लिकेट होते हैं। तो हमने बताया था डायग्राम में कि सबसे पहले क्या है कि जो पेरेंटल डीएनए होगा, ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है, यानी कि पेरेंट्स का क्या है, यह डीएनए है। तो जब पेरेंट्स के डीएनए क्या होते हैं, जब अर्धसूत्रीय विभाजन होता है तो उस दौरान क्या होगा कि डीएनए ही है जो माता पिता से लक्षणों को संतानों में पहुंचाते हैं। तो ये कैसे रेप्लिकेट होते हैं, कैसे यह संतानों में जाते होंगे। तो सबसे पहले क्या होता है कि इसमें जो 2 स्ट्रैंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो इस तरीक़ा से दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। ये डीएनए 2 स्ट्रैंड से मिलकर बना हुआ है और दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और अलग होने के पश्चात ये केंद्रक में स्वतंत्र रूप से उपस्थित होते हैं। उसके बाद जो केंद्रक है उसमें एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन पाए जाते हैं, है ना, जो कि क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से वह न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में केंद्रक में उपस्थित होते हैं। वह क्या करते हैं कि जो ये डीएनए जो आधे हुए रहते हैं उसमें वह क्रमशः आकर क्या होते हैं, जुड़ते जाते हैं। यदि यहाँ पर एडेनिन है तो क्या होगा, थायमिन आकर जुड़ेगा, साइटोसिन है तो ग्वानिन आकर जुड़ेगा। तो इस तरीक़े से ये क्या करते हैं, एक संपूर्ण डीएनए का निर्माण कर लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, एक डीएनए से कितने डीएनए का निर्माण हो गया, 2 डीएनए का निर्माण हो गया। तो इसमें एक क्या होता है, पेरेंट्स होता है, एक डीएनए किसका होता है, आधा, मतलब इसमें आधा क्या होता है, पेरेंट्स का डीएनए होता है। ये क्या है, पेरेंट है, पेरेंटल डीएनए है, यह जनक का डीएनए है। तो जब नए डीएनए बनते हैं, तो एक डीएनए से जब 2 डीएनए बनता है तो इसमें जो आधा होता है, आधा किसका होता है, पेरेंट्स का होता है। मतलब 50% क्या होते हैं, इसमें पेरेंट्स के डीएनए होते हैं और जो 50% क्या होता है, न्यू डीएनए होता है। न्यू डीएनए मतलब कुछ आधे लक्षण माता पिता के होंगे और आधे लक्षण क्या होते हैं, कुछ नए दिखाई देते हैं। इसीलिए जो संतानें होती हैं वह हूबहू अपने माता पिता के समान नहीं होते हैं। उनमें कुछ लक्षण माता पिता से मिलते हैं और बाकी क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो इसी वजह से अलग क्यों होता है, क्योंकि डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, जिसमें जो माता पिता का डीएनए होता है वह आधा डिवाइड हो जाता है और उसमें नए डीएनए क्या करते हैं, आकर जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से वहाँ पर 50% पेरेंट्स का डीएनए होता है और 50% नया डीएनए बनता है। तो इस प्रकार के रेप्लिकेशन को कहा जाता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। अब हम इसकी क्रियाविधि देखेंगे। तो जब हम सेमी कंजर्वेटिव का क्रियाविधि देखेंगे, सेमी कंजर्वेटिव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पेपर में हमेशा ही पूछे जाते हैं। एक तो वाटसन क्रिक मॉडल पूछा जाता है और दूसरा है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो हम इसकी क्या देखेंगे, क्रियाविधि देखेंगे कि किस प्रकार से डीएनए अपने समान डीएनए का निर्माण करते हैं। तो हम सर्वप्रथम ये जान लेते हैं कि जो द्विगुणन की क्रिया होती है उसमें एंजाइम भाग लेते हैं। एंजाइम भाग लेते हैं तभी डीएनए अपने समान डीएनए का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो द्विगुणन या प्रतिलिपि में, द्विगुणन को और क्या कहा जाता है, प्रतिलिपिकरण। जो डीएनए का प्रतिलिपिकरण होता है तो उस प्रतिलिपिकरण में एंजाइम भाग लेते हैं। एंजाइम का समूह भाग लेता है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जब डीएनए रेप्लिकेट होते हैं
तो वहाँ पर बहुत सारे एंजाइम का समूह भाग लेता है। और हम यहाँ पर आगे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं जो डीएनए को बनाने में मदद करते हैं और उनके कार्य क्या हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर मैं नाम लिख रही हूँ अभी एंजाइम का, फिर आगे उसको हम डील करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला एंजाइम है टोपोआइसोमरेज। टोपोआइसोमरेज ये क्या करता है, जो डीएनए जो कुंडलित फॉर्म में रहते हैं उसको क्या करते हैं, यह खोलते हैं और उनको क्या करते हैं, सीढ़ी नुमा में यानी कि सीधा बना देते हैं। आगे हम इन सबको डिटेल से देखेंगे। दूसरा है हेलिकेज। दूसरा एंजाइम कौन सा होता है डीएनए के निर्माण में, हेलिकेज। तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, ये जो डीएनए पॉलीमरेज है यह मुख्य एंजाइम का काम करता है। क्वेश्चन आता है कि डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, तो डीएनए रेप्लिकेशन में मुख्य एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज होता है। फिर है अगला एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज। अगला है डीएनए लाइगेज। तो इतने सारे एंजाइम का समूह है जो डीएनए रेप्लिकेशन में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर सबका अलग अलग कार्य होता है और किस तरीका से ये डीएनए का निर्माण करते हैं इसको हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि एक डीएनए बनाते हैं, सर्वप्रथम जो नॉर्मली डीएनए का संरचना है वह इस तरीके से होता है कुंडलित फॉर्म में ये, और यहाँ पर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो इस डीएनए में क्या होगा, रेप्लिकेशन होता है। तो अभी हमने बताया था कि जो डीएनए रेप्लिकेट होते हैं तो सर्वप्रथम उसके कुंडलित क्या होते हैं, खुलते हैं करके। तो अब इसको एक डायग्राम से यहाँ पर हम समझते हैं। ये डीएनए का ब्रॉड स्ट्रक्चर है। इस तरीके से तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एंजाइम होते हैं वह किस तरीक़ा से इस डीएनए में काम करते हैं करके। तो सर्वप्रथम ये क्या है, एक डीएनए है। तो यहाँ पर सबसे पहले टोपोआइसोमरेज एंजाइम यदि आता है, कौन सा एंजाइम आता है, टोपोआइसोमरेज। तो जैसे कि जो डीएनए है वो अभी क्या है, कुंडलित फॉर्म में है। जब यह एंजाइम डीएनए में आता है, कौन सा एंजाइम, टोपोआइसोमरेज। ये एंजाइम जब डीएनए में पहुंचता है तो यह जब डीएनए में जब ये जाता है तो जैसे कि यहाँ पर से वो स्टार्ट होकर कहाँ पर पहुँच रहा है, यदि यहाँ पर पहुँच रहा है तो ये जो टोपोआइसोमरेज एंजाइम है वह डीएनए की जो फोल्डेड होती है ना, डीएनए क्या है, कुंडलित है अभी, उसको वह खोल देता है। तो खोलने के पश्चात जो डीएनए है वह इस तरीके से क्या होंगे, दिखाई देंगे। तो जैसे कि यह जो मतलब एंजाइम है वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ से स्टार्ट होकर वो यहाँ पहुँचा, मतलब वो इधर पहुँच गया डीएनए के इस वाले भाग में। तो जब ये एंजाइम जब यहाँ पर पहुँच जाते हैं डीएनए से ऐसे इस प्रकार से चलकर, तो जो डीएनए होता है वो इस तरीके से संरचना में दिखाई देते हैं, यानी कि जो उनका फोल्डेड है वो क्या हो चुका है, यहाँ पर खुल चुका है। तो टोपोआइसोमरेज क्या कौन सा काम करता है, यह
कि डीएनए के कुंडलनों को खोलने का काम करता है। तो सबसे पहला हो गया टोपोआइसोमरेज। इसका कार्य क्या है कि यह डीएनए के जो कुंडलित होते हैं उसको खोलने का काम करते हैं। उसके बाद फिर हेलिकेज एंजाइम है। तो जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड्स जैसे कि यहाँ पर ए है तो इधर क्या उपस्थित होगा, टी। जी है तो यहाँ क्या होगा, सी। इस तरीके से ये क्या है, ए और टी के बीच हमेशा 2 बॉन्ड होगा, जी और सी के बीच हमेशा 3 बॉन्ड रहता है। उसी तरीके से यदि टी है तो यहाँ पर क्या होगा, ए। इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा। तो अब हेलिकेज एंजाइम, जब कुंडलित नुमा जो आकृति है वह जब खुलकर सीधा हो जाता है तो हेलिकेज नामक एंजाइम पहुंचता है। ये क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या है कि जो यहाँ पर पूरे क्या हैं, बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर जैसे कि इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये तो इसी तरीका से ये पूरा क्या थे, बॉन्ड थे। लेकिन जो हेलिकेज नामक एंजाइम यहाँ से क्या करता है, वो प्रवेश करता है और क्या करता है, बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। देखिए यहाँ पर हेलिकेज एंजाइम क्या हो रहे हैं, यहाँ से इंटर किए हैं, यहाँ से इंटर किए हैं वो, और क्या कर रहे हैं, ये बॉन्ड को तोड़ते जा रहे हैं, है ना। और तोड़ने के पश्चात इधर का कुछ बॉन्ड बचा हुआ है। मतलब ये यही बता रहा है कि यदि हेलिकेज एंजाइम यहाँ पर पहुँचा है तो हेलिकेज का काम क्या है कि जो नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको यह तोड़ने का काम करता है। तो सबसे पहले उसका कुंडलन खुला टोपोआइसोमरेज के द्वारा। उसके बाद हेलिकेज एंजाइम क्या करते हैं, उस जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं उनके बीच के जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात इधर का एक कुंडलन अलग हो जाता है और इधर का एक कुंडलन पूरी तरीके से अलग हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद तो जैसे कि यहाँ पर अभी हम क्षार अगर उपस्थित है, सी टी जी ए टी, टी जी ए सी टी ए, जी। तो इस तरीक़े से ये दोनों जो आपस में जुड़े हुए थे उनके बॉन्ड क्या हो गए, हेलिकेज के द्वारा टूट गया। टूटने के पश्चात तीसरा एंजाइम कौन सा आता है, तो तीसरा एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है वो क्या करता है, यहाँ पर आता है। ये यहाँ ये क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ये जब यहाँ पर पहुँचता है तब यहाँ पर क्या होता है, आरएनए का प्रतिकृति तैयार हो जाता है। अब आरएनए का प्रतिकृति तैयार करता है मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पर क्या है, सी है, तो सी के साथ कौन जुड़ता है, जी जुड़ता है, जी जुड़ेगा। टी के साथ कौन जुड़ता है, तो हमेशा जो आरएनए होता है उसमें थायमिन की जगह क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि टी है तो टी थायमिन के साथ हमेशा कौन जुड़ता है, एडेनिन जुड़ता है, और एडेनिन के साथ कौन जुड़ता है, थायमिन जुड़ता है। लेकिन हमको पता है कि आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है, तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, यू जुड़ जाएगा। तो इस तरीक़ा से ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कर रहे हैं, आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए का निर्माण कर रहे हैं। ये कुछ ही समय तक रहता है, उसके बाद ये हट जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि ये क्या करते हैं,
आरएनए प्राइमर बनाते हैं। तो डीएनए से आरएनए आकर क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आरएनए है वह क्या होने लगे हैं, जुड़ने लगे हैं। तो यहाँ पर एक मतलब कितने स्टैंड हो रहे हैं, यहाँ पर 2 स्टैंड हो रहे हैं। और इसका कोई महत्व नहीं होता है। यह क्या होता है, जब डीएनए से दूसरे डीएनए का जब निर्माण होना शुरू होता है तो ये अपने आप क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है कि यह सिर्फ क्या बनाता है, आरएनए का निर्माण करता है, जिसको आरएनए प्राइमर कहा जाता है। उसके बाद फिर अगला एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, जब डीएनए पॉलीमरेज आते हैं तो यहाँ पर जैसे कि वो जो डीएनए उपस्थित होता है, एक स्टैंड होता है, वहाँ पर ये जाते हैं और उनको एक्टिव करके ये क्या करते हैं, दूसरे डीएनए का निर्माण करने लगते हैं इस तरीके से। अभी ये जो मैं टुकड़ों में बता रही हूँ इसका भी मैं कारण भी बताऊंगी। तो ए के साथ हमेशा कौन जुड़ेगा, ए के साथ जुड़ता है टी, थायमिन जुड़ेगा। सी के साथ कौन जुड़ेगा, जी जुड़ेगा। टी के साथ ए और जी के साथ सी। तो इस तरीक़ा से देखिए डीएनए का निर्माण यहाँ पर शुरू हो रहा है। तो ये वाले एंजाइम को क्या कहा जाता है, डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब यहाँ पर आता है तो ये क्या करता है, डीएनए का प्रतिकृति तैयार करने लगते हैं। उसी तरीक़ा से यहाँ भी क्या होगा, डीएनए का निर्माण शुरू हो जाता है। यहाँ भी डीएनए पॉलीमरेज आएगा, जो अलग हुए डीएनए के दोनों स्टैंड हैं वहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आते हैं और उसको एक्टिव करके क्या करते हैं, तुरंत डीएनए का निर्माण करने लगते हैं इस तरीके से। तो अभी जो डीएनए बनेगा वो सीधे सीधे ही बनेंगे, क्योंकि ये भी सीधे हैं, बाद में ये इसी तरीक़ा से फोल्डेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी जो नाइट्रोजनस क्षार उपस्थित हैं, टी है, यहाँ पर टी उपस्थित है तो यहाँ पर ए जुड़ जाएगा, जी के साथ सी जुड़ेगा, ए के साथ टी जुड़ जाएगा, सी के साथ जी जुड़ जाएगा, और यहाँ पर टी है तो ए आ जाएगा, टी और सी। इस तरीके से यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज है वह डीएनए का निर्माण करने लगते हैं। उसके पश्चात ये जो डीएनए का जो बैकबोन दिख रहा है ये किसका किसका बना होता है, तो ये फास्फेट प्लस शुगर का बना होता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर पूरे फास्फेट और शुगर पूरे डीएनए के बैकबोन में उपस्थित होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ आ ही गया होगा कि कौन कौन से एंजाइम का क्या क्या कार्य होता है। ये क्या है, एक डीएनए है, इसमें सबसे पहले टोपोआइसोमरेज एंजाइम क्या करते हैं, आते हैं और इनकी कुंडलित को खोल देते हैं। खोलने के पश्चात वो इस तरीके से दोनों जो स्टैंड है वो अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के पश्चात इनके जो नाइट्रोजन क्षार होते हैं वो बॉन्डेड होते हैं। तो हेलिकेज नामक एंजाइम आकर इनके बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है। तोड़ने के पश्चात जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो इनके स्टैंड में जाकर आरएनए का निर्माण करते हैं। ये आरएनए कुछ समय तक रहते हैं, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है और डीएनए पॉलीमरेज क्या करते हैं, डीएनए तैयार करते हैं। तो अभी यहाँ पर एक स्टैंड है, तो जब डीएनए पॉलीमरेज आता है और फिर वह डीएनए के दूसरे स्टैंड को तैयार करने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये जो ब्लैक वाला दिख रहा है, जो ब्लैक वाला लाइन है ये क्या है, पेरेंटल डीएनए है, और जो ये रेड में बना हुआ है वो न्यू डीएनए बना हुआ है। तो जैसे कि पेरेंटल डीएनए क्या है, 5 डेज है ना, क्या है यह 5 डेज to 3 डेज है। जैसे कि ये क्या है 5 डेज है तो इधर क्या हो गया 3 डेज हो गया। उसी प्रकार इधर क्या रहेगा, ये 3 डेज है तो ये क्या होगा 5 डेज होगा। तो जब डीएनए का स्टैंड 5 डेज से क्या रहता है 3 डेज रहता है, तो यहाँ पर जो डीएनए बनता है, जो नया डीएनए बनेगा वो 3 डेज से 5 डेज बनेगा। लेकिन डीएनए हमेशा क्या होते हैं कि जो डीएनए होते हैं उनके बनने की दिशा हमेशा 5 डेज to 3 डेज होता है ना। जो डीएनए बनने की जो दिशा है वह हमेशा क्या होती है 5 डेज to 3 डेज होती है। लेकिन यहाँ पर तो पेरेंटल डीएनए क्या है 5 डेज से 3 डेज है, मतलब ये 5 डेज से 3 डेज नहीं बनेगा। ये कैसे बनेगा 3 डेज से। अब यहाँ पर क्या बनेगा,
3 डेज से 5 डेज बनेगा ना, इधर क्या होगा 5 डेज होगा। तो यहाँ पर 3 डेज से 5 डेज डीएनए कभी नहीं बनता, तो यहाँ पर वो कैसे बनेंगे 5 डेज से 3 डेज ही बनेंगे। लेकिन यहाँ पर वो क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, मतलब असतत बनेंगे, इसीलिए वो खंडों में टूट जाते हैं। और खंडों में टूटने के पश्चात बाद में वह खंडों में डीएनए का निर्माण करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 डेज से 5 डेज है इसीलिए। तो जब यहाँ पर डीएनए जो है वह खंडों में टूट कर डीएनए का नया डीएनए का निर्माण करते हैं, उसके पश्चात ये जो रहता है इसको असतत कहा जाता है और इसका नाम है ओकाजाकी खंड। ये जो खंडों में बनते हैं डीएनए, कंडीशन क्या है, कब बनता है, जब पेरेंटल डीएनए क्या होगा 5 डेज टू क्या होगा 3 डेज है ना। डीएनए का दिशा तो हमेशा 5 डेज टू 3 डेज ही होता है, लेकिन जब पेरेंट का डीएनए का स्टैंड कैसा होगा, जब पेरेंट का डीएनए का स्टैंड क्या है 5 डेज टू 3 डेज है, एक स्टैंड उसका 5 डेज टू 3 डेज है, तो डीएनए अब कैसा बनेगा, जो दूसरा डीएनए बनेगा वह 3 डेज से 5 डेज बनेगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए हमेशा 5 डेज से 3 डेज ही बनता है, इसीलिए वह कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा 5 डेज टू 3 डेज ही बनेगा, लेकिन असतत। तो इसको क्या कहा जाता है, यह डिसकंटिन्यूअस बनता है, असतत रूप से बनते हैं। और कैसे बनते हैं, यह खंडों में बनते हैं, इसीलिए यहाँ पर डीएनए को मैंने बताया कि यह खंडों में बनते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम, यह खंडों में बनता है। इस खंड को क्या कहा जाता है, तो इस खंड को कहा जाता है ओकाजाकी खंड। फिर बाद में यह जो खंड है वो डीएनए लाइगेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में ये जो खंड है वो आपस में जुड़ जाते हैं और पूरा एक डीएनए का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। लेकिन जब पेरेंट्स का डीएनए क्या होगा 3 डेज से 5 डेज होता है, तो जो नया डीएनए बनेगा वो कैसा बनेगा 5 डेज से 3 डेज बनता है। तो यहाँ पर तो डीएनए का दिशा ही है 5 डेज से 3 डेज, तो यहाँ पर जो डीएनए बनता है वह किस तरीके से बनता है, सतत बनता है। किस तरीके से बनता है वह, सतत, मतलब कंटिन्यूअस बनता है। तो इस तरीके से था यह डीएनए का अर्ध संरक्षीय द्विगुणन। इसी प्रकार से जो एंजाइम होते हैं, जो 5 एंजाइम बताया गया है, वो इसी तरीक़ा से यहाँ पर काम करते हैं और डीएनए का निर्माण करते हैं। तो एक डीएनए से 2 डीएनए का निर्माण हो जाता है, फिर धीरे से ये क्या होते हैं, फिर से यह कुंडलित फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। अब हम ये जो एंजाइम के जो फंक्शन बताए हैं उसको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर हम इसको डील कर लेते हैं। तो टोपोआइसोमरेज क्या करता है, यह डीएनए के कुंडलन को खोलता है। डायग्राम से आपको पूरा क्लियर हो चुका है। अब सिर्फ हम क्या करेंगे, जो जो उनके बताया गया है उसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि टोपोआइसोमरेज सबसे पहले क्या करता है, डीएनए के कुंडलनों को खोल देता है। उसके पश्चात जो हेलिकेज नामक एंजाइम आता है, हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज क्या करते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देते हैं, जो नाइट्रोजन क्षार के बीच में तो हेलिकेज क्या करते हैं, नाइट्रोजन क्षार के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जैसे ए अगर नाइट्रोजनस क्षार है तो ए हमेशा टी के साथ है, तो इनके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं, 2, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो हेलिकेज नामक एंजाइम यहीं पर क्रिया करके ये हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तोड़ेंगे तभी तो एक डीएनए क्या होगा, अलग होगा, उसके दोनों स्टैंड अलग होंगे और उसमें नए डीएनए का क्या होगा, निर्माण होगा। तो हेलिकेज ही है जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। फिर तीसरा हम देखेंगे आरएनए पॉलीमरेज। फिर अगला है आरएनए पॉलीमरेज, है ना। मैंने बताया था तीसरा जो एंजाइम है वह क्या करता है, जो डीएनए का एक स्टैंड होता है उसमें आता है और यह आरएनए प्राइमर बनाता है। और यह डीएनए से मतलब जो डीएनए होते हैं तो डीएनए से आरएनए क्या होने लगते हैं, जुड़ने लगते हैं, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं होता है, इसका महत्व नहीं होता है। जब डीएनए क्या करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज आकर नए डीएनए बनाते हैं तो ये गायब हो जाते हैं। फिर चौथा एंजाइम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज। तो
डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, तो यह डीएनए के स्टैंड में पहुंचता है, डीएनए में आकर नए डीएनए का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये जो डीएनए पॉलीमरेज आकर डीएनए नए स्टैंड का निर्माण करते हैं, तो यह आरएनए प्राइमर गायब हो जाते हैं और उनके स्थान पर डीएनए का दूसरा स्टैंड का निर्माण शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि जब पेरेंट्स का डीएनए क्या होता है, 5 days to 3 days होता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जब डीएनए पॉलीमरेज बनता है तो बनने की जो दिशा होती है, तो डीएनए स्ट्रैंड हमेशा किस दिशा में बनता है, 5 days से 3 days में। लेकिन हम जानते हैं कि डीएनए में 5 days to 3 days होता है और 3 days to 5 days होता है। तो जैसे कि यहाँ पर क्या है, एक पेरेंटल डीएनए है, इस तरीके से। ये क्या है, 5 days और 3 days, और जो ब्लैक वाला है वह 3 days से क्या है, 5 days है। चूँकि हम जानते हैं, अभी देखिए ये क्या होगा, सबसे पहले तो ये अलग होंगे। जब इसमें अर्धसंरक्षी होता है तो रेड वाला को इधर बना लेते हैं, इस तरीके से। ये क्या है, 5 days to 3 days, ये अलग हुआ, ये भी अलग होगा। ये क्या है, 3 days to 5 days है, मतलब तीसरे कार्बन, और ये 5वां कार्बन। अब यहाँ पर जब बनता है तो कैसे बनता है, तो जब यहाँ पर पहले से पेरेंट्स का 5 days to 3 days डीएनए उपस्थित है, तो यहाँ पर किस प्रकार का डीएनए बनेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, 3 days to 5 days डीएनए बनता है। लेकिन यहाँ पर तो बताया गया है कि 5 days से 3 days होता है, तो यहाँ पर किस तरीके से वह बनेगा, तो यहाँ पर वो बनते हैं असतत बनेंगे और टुकड़ों में होते हैं। यहाँ पर मैं टुकड़ा में करना भूल गई हूँ, आप इसको क्या कर लीजिएगा, टुकड़ों में कर लीजिएगा, पूरा पूरा इसको मत कीजिएगा। तो इसका ये क्या है, इधर 5 days और इधर 3 days, तो ये इस तरीके से बनेंगे। और ये किस प्रकार से बन रहा है, तो यह बन रहा है इस तरीके से। 3 days ऊपर है इसलिए हम 3 days को पहले लिखेंगे और 5 days इधर, लेकिन इसका दिशा कैसा है, इधर होगा। तो इसको क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, असतत। जो डीएनए रहता है वह असतत बनता है। असतत बनने का मतलब यह कैसे बनते हैं, खंडों में बनते हैं, पूरे पूरे नहीं बन पाते, खंडों में बनते हैं। और खंडों में बनते हैं इसीलिए इन खंडों को क्या कहा जाता है, तो इन खंडों को कहा जाता है ओकाजाकी खंड। क्वेश्चन आता है ओकाजाकी खंड क्या है, तो डीएनए का खंडों में बनना ही, और किस कंडीशन में, 5 days से 3 days में बनना ही ओकाजाकी खंड कहलाता है। तो इस स्टैंड को कहा जाता है लैंगिक स्टैंड। अगर स्टैंड का नाम पूछते हैं तो इस स्टैंड को कहा जाता है लैंगिक स्ट्रैंड। जब 3 days to 5 days जो बनता है, असतत रूप से खंडों में बनते हैं, तो उस स्टैंड को कहा जाता है लैंगिक स्ट्रैंड। उसके पश्चात कुछ समय पश्चात ये जो खंड होते हैं वो क्या हो जाते हैं, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जो खंड रहते हैं वह जुड़ जाते हैं। अब इधर जैसे कि हम देखते हैं, तो इधर क्या है, 3 days to 5 days है। तो अब डीएनए किस तरीके से बनेगा, तो अब डीएनए जो बनेगा वह सीधे तरीके से बन जाएगा 5 days to 3 days, और डीएनए की दिशा ही है 5 days से 3 days। तो ये किस तरीके से बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है। तो यहाँ पर जो डीएनए बनेगा वह कंटिन्यूअस बनता है, सतत बनते जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टैंड को कहा जाता है लीगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड। इस तरीके से था यह
जो डीएनए पॉलीमरेज आकर जब दूसरे डीएनए का निर्माण करते हैं तो यह दो तरीके से बनता है, एक सतत बनता है और दूसरा असतत बनता है। तो कारण भी है कि जब 5 डेज से 3 डेज है अगर पेरेंटल डीएनए, तो जो इसमें नया डीएनए बनता है वह 3 डेज से 5 डेज बनता है, तो वह खंडों में बनते हैं। लेकिन जब पेरेंटल डीएनए क्या है 3 डेज टू 5 डेज है, तो वह 5 डेज से 3 डेज में सतत रूप से बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि डीएनए हमेशा 5 डेज से 3 डेज दिशा में ही बनते हैं, इसी वजह से। अब जो पांचवा एंजाइम बचा है लास्ट, क्या है? डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है ये क्या करते हैं, तो मैंने अभी बताया है कि यह जो खंडों में जो डीएनए बने होते हैं असतत रूप से, उनको जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर ये डीएनए पॉलीमरेज नहीं है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज हो चुका है। ये है डीएनए लाइगेज, इसको यहाँ पर सुधार लीजिएगा, डीएनए लाइगेज। लास्ट एंजाइम कौन सा था? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज क्या करता है, तो यह एंजाइम डीएनए के खंडों, जो खंड में बने हुए होते हैं, खंडों को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस तरीके से था पूरे पांचों एंजाइम के कार्य। क्लियर है? यदि ये जो डीएनए जो रेप्लिकेशन हम देखे हैं वो थोड़ा सा क्या है, हार्डली है ना। तो यदि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा होगा तो वो मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।